बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल पीर कामिल की किस्त नंबर 19। अगले चंद माह वो पढ़ाई में बेहद मसरूफ़ रहा। इतना मसरूफ़ कि मामा को याद रखने और उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश को कल पर टालता रहा। शायद ये सिलसिला अभी चलता रहता अगर उस शाम अचानक उसकी मुलाकात जलाल अंसर से ना हो जाती। वो वीकेंड पर बोस्टन गया हुआ था, जहाँ उसके चचा रहते थे। वो वहाँ अपने कज़न की शादी अटेंड करने गया था। उस शाम सालार अपने कज़न के हमराह था, जो एक रेस्टोरेंट चला रहा था। वो वहाँ खाना खाने आया हुआ था। उसका कज़न ऑर्डर देने के बाद किसी काम से उठकर गया था। सालार खाने का इंतज़ार कर रहा था जब किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा, हेलो। सालार ने बेख्तियार मुड़कर उसे देखा। आप सालार हैं? उस आदमी ने पूछा। वो जलाल अंसर था। उसे पहचानने में लहजा भर के लिए दिक्कत इसलिए हुई थी क्योंकि उसके चेहरे से अब दाढ़ी गायब थी। सालार ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया। 1 साल पहले का एडवेंचर एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूम गया। रस्मी अलैग सलैग के बाद उसने जलाल को रस्मन खाने की दावत दी। नहीं, मुझे ज़रा जल्दी है, बस आप पर इत्तफाकन नज़र पड़ गई तो आ गया। जलाल ने अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। इमामा कैसी है? जलाल ने बात करते करते अचानक कहा। सालार को लगा वो उसका सवाल ठीक से सुन नहीं सका। सॉरी, उसने माजरत ख्वाहाना अंदाज में इस्तफसार किया। जलाल ने अपना सवाल दोहराया। मैं इमामा का पूछ रहा था, वो कैसी है? सालार पलकें झपकाए बगैर उसे देखता रहा। वो इमामा के बारे में उससे क्यों पूछ रहा था? मुझे नहीं पता, ये तो आपको पता होना चाहिए। उसने कुछ उलझते हुए अंदाज में कंधे झटकते हुए कहा। इस बार जलाल हैरान हुआ। मुझे किस लिए? क्योंकि वो आपकी बीवी है। मेरी बीवी? जलाल को जैसे करंट लगा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी कैसे हो सकती है वो? मैंने उससे शादी से इनकार कर दिया था, आप अच्छी तरह जानते हैं। 1 साल पहले आप ही तो आए थे इस सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए। जलाल ने जैसे उसे कुछ याद दिलाया। मैंने तो आपसे ये भी कहा था कि आप खुद उससे शादी कर लें। सालार बेयकीनी से उसे देखता रहा। मैं तो ये सोचकर आपके पास आया था कि शायद आपने उससे शादी कर ली होगी। वो अब वजाहत कर रहा था। आपने उससे शादी नहीं की? सालार ने पूछा। नहीं, आपसे तो सारी बात हुई थी। मैंने इनकार कर दिया, फिर उससे मेरी शादी कैसे हो सकती थी? फिर मैंने सुना कि वो घर से चली गई। मैंने सोचा आपके साथ कहीं चली गई होगी, इसीलिए तो आपको देखकर आपकी तरफ आया था। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। मैं तो पिछले 7-8 माह से यहीं हूँ, सालार ने कहा। और मुझे यहाँ आए 2 माह हुए हैं, जलाल ने बताया। मुझसे मुलाकात के बाद क्या उसने दोबारा आपसे राब्ता या मुलाकात करने की कोशिश की थी? सालार ने कुछ उलझते हुए अंदाज में पूछा। नहीं, वो मुझसे नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है कि लाहौर जाकर उसने आपसे राब्ता करने की कोशिश ना की हो? सालार को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। मुझसे राब्ता करने से क्या होता? आपके लिए वो घर से निकली थी, उसे आपके पास जाना चाहिए था। नहीं, वो मेरे लिए घर से नहीं निकली थी। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने उसे बता दिया था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। फिर आप ये मत कहें कि वो मेरे लिए घर से निकली थी। जलाल के लहजे में अचानक कुछ तब्दीली आ गई। सारी बात आप ही से तो हुई थी। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं कि वो दोबारा आपके पास नहीं गई? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? और अगर वो मेरे साथ होती तो मैं आपके पास उसके बारे में पूछने क्यों आता? मुझे देर हो रही है। जलाल के लहजे में अब बेनियाजी थी। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं? सालार ने कहा। नहीं, मैं नहीं समझता कि आपको मुझसे और मुझे आपसे दोबारा राब्ते की ज़रूरत पड़ सकती है, जलाल ने बड़ी साफ गोई से कहा और वापस मुड़ गया। सालार कुछ उलझे हुए अंदाज में उसकी पुश्त पर नज़रें जमाए रहा। यह नाकाबिले यकीन बात थी कि वो जलाल से नहीं मिली। क्यों? क्या उसने मेरी इस बात पर वाकई यकीन कर लिया था कि जलाल ने शादी कर ली है? सालार को अपना झूठ याद आया। मगर ये कैसे मुमकिन है? वो मज़ीद उलझा। मेरी बात पर उसे कैसे यकीन आ सकता है, जबकि वो कह रही थी कि उसे मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है। वो कुर्सी खींचकर दोबारा बैठ गया। और अगर जलाल के पास नहीं गई तो फिर वो कहाँ गई? क्या किसी और शख्स के पास?
जिस से उसने मुझे बेखबर रखा, मगर ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई और होता तो वो मुझे उससे भी राब्ता करने के लिए कहती। अगर वो फौरी तौर पर जलाल के पास नहीं भी गई थी तो सिकंदर से निकाहनामा लेने और तलाक के हक़ के बारे में जानने के बाद उसे उसी के पास जाना चाहिए था। वो ये नहीं जानता था कि उसने जलाल की इस फर्जी शादी के बारे में उसे क्यों बताया। शायद वो उसे परेशान करना चाहता था, या फिर ये देखना चाहता था कि वो अब क्या करेगी, या फिर शायद वो बार बार उसके इस मुतालबे से तंग आ गया था कि वो फिर जलाल के पास जाए, फिर जलाल से राब्ता करे। वो ऐसा करने की वजह नहीं जानता था। जो भी था, बहरहाल उसे यकीन था इमामा जलाल के पास जाएगी। मगर सालार को अब पता चला था कि उसकी तवक्को या अंदाजे के बरक्स वो वहाँ गई ही नहीं। वेटर अब खाना सर्व कर रहा था। उसका कज़न आ चुका था। वो दोनों बातें करते हुए खाना खाते रहे, मगर सालार खाना खाते और बातें करते हुए भी मुसलसल इमामा और जलाल के बारे में सोचता रहा। कई माह बाद यकदम वो उसके जहन में फिर ताज़ा हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा अपने घर वापस चली गई हो। खाना खाते खाते उसे अचानक ख्याल आया, हाँ ये मुमकिन है। उसका जहन मतवातर एक ही जगह अटका हुआ था। मुझे पापा से बात करनी चाहिए, उन्हें यकीनन उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। सिकंदर उस्मान भी उन दिनों शादी में शिरकत की गर्ज से वहीं थे। वापस घर आने के बाद रात के करीब जब उसने सिकंदर को तन्हा देखा तो उसने उनसे इमामा के बारे में पूछा। पापा, क्या इमामा वापस अपने घर आ गई है? उसने किसी तमहीद के बगैर सवाल किया, और उसके सवाल ने कुछ देर के लिए सिकंदर को खामोश रखा। तुम क्यों पूछ रहे हो? चंद लम्हों के बाद उसने दुरुस्ती से कहा, बस ऐसे ही। उसके बारे में इतना गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी स्टडीज़ पर अपना ध्यान रखो तो बेहतर है। पापा प्लीज़ मेरे सवाल का आप जवाब दें। क्यों जवाब दूँ? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक़ है? सिकंदर की नाराज़ी में इजाफ़ा हुआ। पापा, उसका एक बॉयफ्रेंड मुझे आज मिला है यहाँ, वही जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी। तो फिर ये कि उन दोनों ने शादी नहीं की। वो बता रहा था कि इमामा उसके पास गई ही नहीं, जबकि मैं समझ रहा था कि लाहौर जाने के बाद वो उसी के पास गई होगी। सिकंदर ने उसकी बात काट दी। वो उसके पास गई या नहीं, उसने उससे शादी की या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है, ना ही तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। हाँ, ये मेरा मसला नहीं है, मगर मैं जानना चाहता हूँ, क्या इमामा आपके पास आई थी? आपने उसे शादी के पेपर्स कैसे भिजवाए थे? मेरा मतलब किसके ज़रिए? सालार ने कहा। तुमसे किसने कहा कि उसने मुझसे राब्ता किया था? वो उनके सवाल पर हैरान हुआ। मैंने खुद अंदाज़ा लगाया, उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। वो राब्ता करती तो मैं हाशिम मुबीन को उसके बारे में बता देता। सालार उनका चेहरा देखता रहा। मैंने तुम्हारे कमरे की तलाशी ली थी और मेरे हाथ वो निकाहनामा लग गया। मुझे यहाँ भिजवाते हुए आपने कहा था कि आप वो पेपर्स इमामा तक भिजवा देंगे। हाँ, ये उस सूरत में होता अगर वो मुझसे राब्ता करती, मगर उसने मुझसे राब्ता नहीं किया। तुम्हें ये यकीन क्यों है कि उसने मुझसे ज़रूर राब्ता किया होगा? इस बार सिकंदर ने सवाल कर डाला। सालार कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने पूछा, पुलिस को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला? नहीं, पुलिस को पता चलता तो अब तक वो हाशिम मुबीन के घर वापस आ चुकी होती, मगर पुलिस अभी भी उसकी तलाश में है। सिकंदर ने कहा। एक बात तो तय है सालार, कि अब तुम दोबारा इमामा के बारे में कोई तमाशा नहीं करोगे। वो जहाँ है, जिस हाल में है, तुम्हें अपना दिमाग थकाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। पुलिस जैसे ही उसे ढूंढेगी, मैं वो पेपर्स हाशिम मुबीन तक पहुंचा दूंगा, ताकि तुम्हारी जान हमेशा के लिए उससे छूट जाए। पापा, क्या उसने वाकई कभी घर फ़ोन नहीं किया मुझसे बात करने के लिए? सालार ने उनकी बात पर गौर किए बगैर कहा। क्या वो तुम्हें फ़ोन किया करती थी? वो उनका चेहरा देखने लगा। घर से चले जाने के बाद उसने सिर्फ़ एक बार फ़ोन किया था, फिर मैं यहाँ आ गया। हो सकता है उसने दोबारा फ़ोन किया हो, जिसके बारे में आप मुझे नहीं बता रहे। उसने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। अगर करती तो मैं तुम्हारी और उसकी शादी के बारे में बहुत से मामलात को ख़त्म कर देता। मैं तुम्हारी तरफ से उसे तलाक दे देता। ये सब आप कैसे कर सकते हैं? सालार ने बहुत पुरसुकून अंदाज में कहा। यहाँ तुम्हें भिजवाने से पहले मैंने एक पेपर पर तुम्हारे सिग्नेचर्स लिए थे। मैं तलाकनामा तैयार करवा चुका हूँ, सिकंदर ने जताते हुए कहा। फेक डॉक्यूमेंट? सालार ने उसी अंदाज में तबसरा किया।
میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ طلاق نامہ تیار کروانے کے لیے مجھ سے سائن کروا رہے ہیں۔ تم پھر اس مصیبت کو میرے سر پر لانا چاہتے ہو؟ سکندر کو ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ رشتے کو قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ میرا معاملہ ہے، میں خود ہی اسے ختم کروں گا۔ تم صرف یہ شکر کرو کہ تم اس وقت یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ تم نے جس خاندان کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا وہ خاندان قبر تک بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑتا، اور یہ بھی ممکن ہے وہ یہاں بھی تمہاری نگرانی کروا رہے ہوں یا انتظار کر رہے ہوں کہ تم مطمئن ہو کر دوبارہ امامہ کے ساتھ رابطہ کرو اور تم دونوں کے لیے ایک کنواں تیار کر لیں۔ آپ خواہ مخواہ مجھے خوف زدہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں کہ یہاں امریکہ میں کوئی میری نگرانی کر رہا ہوگا، اور وہ بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد۔ اور دوسری بات یہ کہ میں امامہ کے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں کر رہا، کیونکہ میں واقعی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر رابطے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر تمہیں اس کے بارے میں اس قدر کانشیس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جہاں ہے جیسی ہے رہنے دو اسے۔ سکندر کو کچھ اطمینان ہوا۔ آپ میرے موبائل کے بل چیک کریں، وہ موبائل اس کے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے نہیں تو اب وہ اس سے کالز کر لیتی ہو۔ وہ اس سے کالز نہیں کرتی، موبائل مستقل طور پر بند ہے۔ جو چند کالز اس نے کی تھیں وہ سب میڈیکل کالج میں ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کو ہی کی تھیں، اور پولیس پہلے ہی انہیں انویسٹیگیٹ کر چکی ہے۔ لاہور میں وہ ایک لڑکی کے گھر گئی تھی، مگر وہ لڑکی پشاور میں تھی، اور اس کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ اس کے گھر سے چلی گئی۔ کہاں گئی یہ پولیس کو پتہ نہیں چل سکا۔ سالار چبھتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، آپ کو حسن نے میرے اور اس کے بارے میں بتایا تھا؟ سکندر کچھ بول نہیں سکے۔ موبائل کے امامہ کے پاس ہونے کے بارے میں صرف حسن ہی جانتا تھا۔ کم از کم یہ ایسی بات تھی جو سکندر عثمان صرف اس کے کمرے کی تلاشی لے کر نہیں جان سکتے تھے۔ اسے ان سے بات کرتے ہوئے پہلی بار اچانک حسن پر شبہ ہوا تھا، کیونکہ سکندر عثمان کو اتنی چھوٹی موٹی باتوں کا پتہ تھا جو صرف اسے پتہ تھیں، یا پھر حسن کو۔ کوئی تیسرا ان سے واقف نہیں تھا۔ اس نے سکندر عثمان کو کچھ نہیں بتایا تھا تو یقینی طور پر یہ حسن ہی ہو سکتا تھا جس نے انہیں ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے حسن نے بتایا ہے یا کسی اور نے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس بات کے بارے میں مجھے پتہ نہ چلتا۔ یہ صرف میری حماقت تھی کہ میں نے ہاشم مبین کے الزامات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور تمہارے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف ماتھے پر تیوریاں لیے انہیں دیکھتا اور ان کی بات سنتا رہا۔ اب جب میں نے تمہیں اس سارے معاملے سے بچا لیا ہے تو تمہیں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے سکندر عثمان نے قدرے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، مگر اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی سالار ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکندر عثمان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد وہ ساری رات اس تمام معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ پہلی بار اسے ہلکا سا افسوس اور پچھتاوا ہوا تھا۔ اسے امامہ ہاشم کو اس کے کہنے پر فوراً طلاق دے دینی چاہیے تھی، پھر شاید وہ جلال کے پاس چلی جاتی اور وہ دونوں شادی کر لیتے۔ امامہ کے لیے بے حد ناپسندیدگی رکھنے کے باوجود اس نے پہلی بار اپنی غلطی تسلیم کی۔ اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کیا، وہ طلاق لینے کے لیے کورٹ نہیں گئی، اس کے خاندان والے بھی ابھی تک اسے ڈھونڈ نہیں سکے، وہ جلال انصر کے پاس بھی نہیں گئی، تو پھر آخر وہ گئی کہاں؟ کیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ؟ وہ پہلی بار بہت سنجیدگی سے کسی ناراضی یا غصے کے بغیر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مجھ سے اتنی شدید نفرت اور ناپسندیدگی رکھنے کے بعد میری بیوی کے طور پر کہیں خاموشی کی زندگی گزار رہی ہو۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ امامہ کسی کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ نہیں کر رہی؟ اب تک جب 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، کیا وہ واقعی حادثے کا شکار ہو گئی ہے؟ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے اسے؟ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی ذہنی رو ایک بار پھر بہکنے لگی۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ اپنے رزق پر گھر سے نکلی تھی، اور حادثہ تو کسی کو کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔ پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پاپا ٹھیک کہتے ہیں، جب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا تجسس بھی نہیں رکھنا چاہیے،
ख़ास तौर पर एक ऐसी लड़की के बारे में जो इस हद तक एहसान फरामोश हो, जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती हो और जो मुझे इतना घटिया समझती हो। उसके साथ जो भी हुआ होगा ठीक ही हुआ होगा, वो इसी काबिल थी। उसने उसके बारे में हर ख्याल को जहन से झटकने की कोशिश की। कुछ देर पहले की तासुफ़ में संजीदगी वो अब महसूस नहीं कर रहा था, ना ही उसे किसी किस्म के पछतावे का एहसास था। वो वैसे भी छोटी मोटी बातों पर पछताने का आदी नहीं था। उसने सुकून के आलम में आंखें बंद कर लीं। उसके जहन में अब दूर दूर तक कहीं इमाम हाशिम का तस्वुर मौजूद नहीं था। कभी वैन डैन गए हो? उस दिन यूनिवर्सिटी से निकलते हुए माइक ने सालार से पूछा एक दफ़ा। कैसी जगह है? माइक ने सवाल किया। बुरी नहीं है, सालार ने तबसरा किया। इस वीकेंड पर वहाँ चलते हैं। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत दिलचस्पी है उस जगह में, वो अक्सर जाती है, माइक ने कहा। तो तुम्हें तो फिर उसके साथ ही जाना चाहिए, सालार ने कहा। नहीं, सब लोग चलते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा, माइक ने कहा। सब लोगों से तुम्हारी क्या मुराद है? इस बार दानिश ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। जितने दोस्त भी हैं सब, मैं, सालार, तुम, सेठी और साद को रहने दो। वो नाइट क्लब के नाम पर कानों को हाथ लगाने लगेगा या फिर एक लंबा चौड़ा आवाज़ देगा। सालार ने मुदाखलत की। तो फिर ठीक है, हम लोग ही चलते हैं, दानिश ने कहा। सैंड्रा को भी इनवाइट कर लेते हैं। सालार ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिया। इस वीकेंड पर सब वहाँ गए और 3-4 घंटों तक उन्होंने वहाँ खूब इंजॉय किया। अगले रोज़ सालार सुबह देर से उठा। अभी लंच की वो तैयारी कर रहा था जब साद ने उसे फ़ोन किया। अभी उठे हो? साद ने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा। हाँ, 10 मिनट पहले। रात को देर तक बाहर रहे होगे, इसलिए, साद ने अंदाज़ा लगाया। हाँ, हम लोग बाहर गए हुए थे। सालार ने दानिस्ता तौर पर नाइट क्लब का नाम नहीं लिया। हम लोग कौन? तुम और सैंड्रा? नहीं, पूरा ग्रुप ही, सालार ने कहा। पूरा ग्रुप? मुझे लेकर नहीं गए? मैं मर गया था, साद ने चिढ़ कर कहा। तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया हमें, सालार ने इत्मीनान से कहा। बहुत घटिया आदमी हो तुम सालार, बहुत ही घटिया। ये दानिश भी गया था? हम सब माय डियर, हम सब, सालार ने उसी इत्मीनान के साथ कहा। मुझे क्यों नहीं लेकर गए तुम लोग? सालार की खफगी में कुछ और इजाफा हुआ। साद की खफगी में कुछ और इजाफा हुआ। तुम अभी बच्चे हो, हर जगह बच्चों को लेकर नहीं जा सकते, सालार ने शरारत से कहा। मैं अभी आकर तुम्हारी टांगें तोड़ता हूँ, फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि ये बच्चा बड़ा हो गया है। मजाक नहीं कर रहा यार। हमने तुम्हें साथ जाने को इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम जाते ही नहीं। इस बार सालार वाकई संजीदा हुआ। क्यों, तुम लोग दोज़ख में जा रहे थे कि मैं वहाँ न जाता? साद के गुस्से में कोई कमी नहीं आई। कम अज़ कम तुम उसे दोज़ख ही कहते हो। हम लोग नाइट क्लब गए हुए थे और तुमको वहाँ नहीं जाना था। क्यों, मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना था? साद के जवाब ने सालार को कुछ हैरान किया। तुम साथ चलते? ऑफ कोर्स, मगर तुम्हें वहाँ जाकर क्या करना था? ना तुम ड्रिंक करते हो, ना डांस करते हो। फिर वहाँ जाकर तुम क्या करते? हमें नसीहतें करते? ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, ड्रिंक और डांस नहीं करता, मगर आउटिंग तो हो जाती है, मैं इंजॉय करता, साद ने कहा। मगर ऐसी जगहों पर जाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, सालार ने चुभते हुए लहजे में कहा। साद चंद लम्हे कुछ कह नहीं सका। मैं वहाँ कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा था, तुमसे कह रहा हूँ सिर्फ आउटिंग की गर्ज से जाता। चंद लम्हों बाद उसने कदरे संभलते हुए लहजे में कहा। ओके, अगली बार हमारा प्रोग्राम बनेगा तो तुम्हें भी साथ ले लेंगे, बल्कि मुझे पहले पता होता तो कल रात भी तुम्हें साथ ले लेता। हम सब ने वाकई बहुत एंजॉय किया, सालार ने कहा। चलो, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। खैर, आज क्या कर रहे हो? साद अब उससे मामूल की बातें करने लगा। 10-15 मिनट तक उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती रही। फिर सालार ने फ़ोन बंद कर दिया। तुम इस वीकेंड पर क्या कर रहे हो? उस दिन साद ने सालार से पूछा। वो यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में मौजूद थे। मैं इस वीकेंड पर न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, सैंड्रा के साथ, सालार ने अपना प्रोग्राम बताया। क्यों? साद ने पूछा। उसके भाई की शादी है, मुझे इनवाइट किया है उसने। वापस कब आओगे? इतवार की रात को। तुम ऐसा करो कि अपने अपार्टमेंट की चाबी मुझे दे जाओ, मैं 2 दिन तुम्हारे अपार्टमेंट पर गुजारूंगा। कुछ असाइनमेंट्स हैं जो मुझे तैयार करनी हैं, और इस वीकेंड पर वो चारों ही घर होंगे। वहाँ बड़ा रश होगा, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में इत्मीनान से पढ़ लूँगा, साद ने कहा। ओके, तुम मेरे अपार्टमेंट में रह लेना, सालार ने कंधे उचकाते हुए कहा।
उसे सैंड्रा के साथ जुमे की रात को निकलना था। सालार का बैग उसकी गाड़ी की डिग्गी में था। ये एक इत्तेफाक ही था कि सैंड्रा को ऐन आखिरी वक्त में चंद काम निपटाने पड़ गए और वो जो सरे शाम निकलने का इरादा किए बैठे थे, उनका प्रोग्राम हफ्ते की सुबह तक मुलतवी हो गया। सैंड्रा पेइंग गेस्ट के तौर पर कहीं रहती थी और वो उसके पास रात नहीं गुजार सकता था। उसे अपने अपार्टमेंट वापस आना पड़ा। रात को तकरीबन 11 बजे सैंड्रा को उसकी रिहाइशगाह पर ड्रॉप करने के बाद अपार्टमेंट चला आया। उसने साद को एक चाबी दी थी, दूसरी चाबी उसके पास ही थी। वो जानता था कि साद इस वक्त बैठा पढ़ रहा होगा, मगर उसने उसे डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। वो अपार्टमेंट का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लिविंग रूम की लाइट ऑन थी। अंदर दाखिल होते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। वो अपने बेडरूम में जाना चाहता था, मगर बेडरूम के दरवाजे पर ही रुक गया। बेडरूम का दरवाज़ा बंद था, मगर इसके बावजूद अंदर से उभरने वाले कहकहे और बातों की आवाज़ें सुन सकता था। साद के साथ अंदर कोई औरत थी। वो जामिद हो गया। उसके ग्रुप में सिर्फ साद था जिसके बारे में उसका ख्याल था कि किसी लड़की के साथ उसके ताल्लुकात नहीं थे। वो जितना मजहबी आदमी था, उससे ये तवक्को की ही नहीं जा सकती थी। वो अंदर दाखिल नहीं हुआ, कदरे बेयकीनी से वापस मुड़ गया और तब उसकी नज़र लिविंग रूम की टेबल पर रखी बोतल और गिलास पर पड़ी। वहाँ से किचन काउंटर, जहाँ खाने के बर्तन अभी तक पड़े थे। वह मज़ीद वहाँ रुके बगैर उसी तरह खामोशी से वहाँ से निकल आया। उसके लिए ये बात नाकाबिल यकीन थी कि साद वहाँ किसी लड़की के साथ रहने के लिए आया था। बिल्कुल नाकाबिल यकीन। जो शख्स हराम गोश्त ना खाता हो, शराब ना पीता हो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हो, वो हर वक्त इस्लाम की बात करता रहता हो, दूसरों को इस्लाम की तबलीग करता हो, वो किसी लड़की के साथ अपार्टमेंट के दरवाजे को बाहर से बंद किए हुए उसी तरह शौक के आलम में था। बोतल और गिलास जाहिर कर रहे थे कि उसने पी भी हुई है और शायद खाना वगैरह भी खाया होगा। उसी फ्रीज़र और किचन में, जहाँ का वो पानी तक पीने के लिए तैयार नहीं होता था। उसे हंसी आ रही थी। जो अपने आप को जितना अच्छा और सच्चा मुसलमान जाहिर करने या बनने की कोशिश करता दिखाई देता है, वो इतना बड़ा फ्रॉड होता है। एक ये शख्स था जो यूं जाहिर करता था जैसे पूरे अमेरिका में एक ही मुसलमान है, और एक लड़की इमामा थी जो टेंट जैसी बड़ी चादर ओढ़ती थी, और किरदार उसका ये था कि एक लड़के के लिए घर से भाग गई और बनते फिरते हैं सच्चे मुसलमान। नीचे अपनी गाड़ी में आकर बैठते हुए उसने कुछ तनफ़्फ़ुर से सोचा, मुनाफ़िक़त और झूठ की हद इन पर ख़त्म हो जाती है। वो गाड़ी पार्किंग से निकालते हुए बड़बड़ा रहा था। इस वक्त वो सैंड्रा के पास नहीं जा सकता था। उसने दानिश के पास वापस जाने का फ़ैसला किया। वो उसे देखकर हैरान हुआ। सालार ने बहाना बना दिया कि वो बोर हो रहा था, इसलिए उसने दानिश के पास आने और रात वहाँ गुजारने का फ़ैसला किया। दानिश मुतमईन हो गया। इतवार की रात को जब वो वापस न्यू हेवन अपने अपार्टमेंट आया तो साद वहाँ नहीं था। उसके फ्लैट में कहीं भी ऐसे आसार नहीं थे जिससे ये पता चलता हो कि वहाँ कोई औरत आई थी। वाइन की वो बोतल भी उसे कहीं नहीं मिली। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ पूरे अपार्टमेंट का तफसीली जायज़ा लेता रहा। वहाँ मौजूद हर चीज़ वैसी ही थी जैसी वो छोड़ कर गया था। सालार ने अपना सामान रखने के बाद साद को फ़ोन किया। कुछ देर रस्मी बातें करते रहने के बाद वो मौजू पर आ गया। फिर अच्छी रही तुम्हारी स्टडीज़? असाइनमेंट बन गए? हाँ यार, मैं तो 2 दिन अच्छा खासा पढ़ता रहा। असाइनमेंट्स तकरीबन मुकम्मल कर ली हैं। तुम बताओ, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? साद ने जवाबन पूछा। बहुत अच्छा। कितनी देर में पहुंच गए थे वहाँ? रात को सफ़र करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? साद ने सरसरी से लहजे में पूछा। नहीं, रात को सफ़र नहीं किया। क्या मतलब? मतलब ये कि फ्राइडे की रात को नहीं, सैटरडे की सुबह गए थे हम लोग वहाँ, सालार ने बताया। तो फिर सैंड्रा की तरफ रहे थे? नहीं, दानिश के पास। क्यों? जहाँ जाते अपने अपार्टमेंट पर आया था, सालार ने बड़े इत्मीनान से कहा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सालार दिल ही दिल में हंसा। साद के पैरों के नीचे से यकीनन इस वक्त ज़मीन निकल गई थी। आए थे? कब? इस बार वो बेख्तियार हकलाया। 11 बजे के करीब। तुम उस वक्त किसी लड़की के साथ मसरूफ़ थे। मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए वहाँ से वापस आ गया। वो अंदाज़ा कर सकता था कि साद पर उस वक्त सख्त तारी हो चुका होगा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि सालार इस तरह
اس کا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ ویسے تم نے کبھی اپنی گرل فرینڈ سے نہیں ملوایا؟ اس نے مزید کہا۔ سعد کو سانس لینے میں جتنی دقت ہو رہی ہوگی وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بس ویسے ہی ملوا دوں گا، اس نے دوسری طرف سے بے حد مدھم اور معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ مگر تم کسی اور سے اس کا ذکر مت کرنا، اس نے ایک ہی سانس میں کہا۔ میں کیوں ذکر کروں گا؟ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ اسے اس وقت سعد پر کچھ ترس آ رہا تھا۔ اس رات سعد نے چند منٹوں بعد ہی فون رکھ دیا۔ سالار کو اس کی شرمندگی کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس واقعے کے بعد سالار کا خیال تھا کہ سعد دوبارہ کبھی اس کے سامنے اپنی مذہبی عقیدت اور وابستگی کا ذکر نہیں کرے گا، مگر اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ سعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اسی شد و مت سے مذہب پر بات کرتا، دوسروں کو ٹوک دیتا، نصیحتیں کرتا، نماز پڑھنے کی ہدایت دیتا، صدقہ خیرات دینے کے لیے کہتا، اللہ سے محبت کے بارے میں گھنٹوں بولنے کے لیے تیار رہتا، اور مذہب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا تو کسی آیت یا حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے۔ اس کے گروپ کے لوگوں کے ساتھ اور بہت سے لوگ سعد سے بہت متاثر تھے اور اس کے کردار سے بہت مرعوب، اور اللہ سے اس کی محبت پر رشک کا شکار ایک مثالی مسلم۔ جوانی کی مصروف زندگی میں بھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعد بات کرنا جانتا تھا۔ اس کا انداز بیاں بے حد متاثر کن تھا، اور اس کے شناسہ لوگوں میں صرف سالار تھا جس پر اس کی نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی تھی، جو اس سے ذرہ بھر متاثر نہیں تھا، اور نہ ہی کسی رشک کا شکار۔ جسے سعد کی داڑھی اس کے دین کے لیے استقامت کا یقین دلانے میں کامیاب ہوئی تھی، نہ ہی دوسروں کے لیے اس کا ادب و احترام، اس کا نرم انداز گفتگو۔ امامہ سے مذہبی لوگوں کے لیے اس کی ناپسندیدگی کا آغاز ہوا تھا۔ جلال نے اسے آگے بڑھایا تھا اور سعد نے اسے انتہا پر پہنچا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مذہبی لوگوں سے بڑھ کر منافق کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ داڑھی رکھنے والا مرد اور پردہ کرنے والی عورت کسی بھی قسم کی بلکہ ہر قسم کی برائی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے زیادہ جو خود کو مذہبی نہیں کہتے۔ اتفاق سے ملنے والے تینوں لوگوں نے اس یقین کو مستحکم کیا۔ امامہ ہاشم، پردہ کرنے والی لڑکی، اور ایک لڑکے کے لیے اپنے منگیتر، اپنے خاندان، اپنے گھر کو چھوڑ کر رات میں فرار ہونے والی لڑکی۔ جلال انصر، داڑھی والا مرد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر نعتیں پڑھنے والا، اور ایک لڑکی سے افیئر چلانے والا، اور پھر اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر ایک طرف ہو جانے والا، پھر دین الگ دنیا الگ کر بات کرنے والا۔ سعد ظفر کے بارے میں اس کی رائے ایک اور واقعے سے اور خراب ہوئی۔ وہ ایک دن اس کے اپارٹمنٹ پر آیا ہوا تھا۔ سالار اس وقت کمپیوٹر آن کیے اپنا کام کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا۔ پھر اسے کچھ چیزیں لانے کے لیے اپارٹمنٹ سے قریبی مارکیٹ جانا پڑا، اور اسے پیدل وہاں آنے جانے اور شاپنگ کرنے میں 30 منٹ لگے تھے۔ سعد اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ جب سالار واپس آیا تو سعد کمپیوٹر پر چیٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ کچھ دیر مزید اس کے پاس بیٹھا گپ شپ کرتا رہا، پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سالار نے لنچ کیا اور ایک بار پھر کمپیوٹر پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ دیر چیٹنگ کرنا چاہتا تھا، اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس نے لاشعوری طور پر کمپیوٹر چلاتے ہوئے اس کی ہسٹری دیکھی۔ وہاں ان ویب سائٹس اور پیجز کی کچھ تفصیلات تھی جو کچھ دیر پہلے اس نے یا سعد نے دیکھی تھیں۔ سعد نے جن ویب سائٹس کو دیکھا تھا وہ پورنوگرافی سے متعلق تھیں۔ اسے اپنے یا کسی دوسرے دوست کے ان پیجز دیکھنے یا ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر حیرت نہ ہوتی، نہ اعتراض۔ وہ خود ایسی ویب سائٹس کا وزٹ کرتا رہتا تھا، مگر سعد کے ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں وہ کچھ اور نیچے آ گیا تھا۔